गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको जो ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपका पता है, आपने पीडीएफ में देख लिया होगा जो कन्हैया लाल जी या सोना मैडम ने आपको भेजा है, उसमें इतिहास का कुछ भाग है वो कम हो गया है। उसमें जो हम तीसरा पाठ अध्याय पढ़ रहे थे वो आपके सिलेबस से हट चुका है और पहले पार्ट में ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी कट गई हैं। जो अन्य टॉपिक रह गए हैं उनका हम अध्ययन है वो आज से शुरू करेंगे। हमारा पहला अध्याय वो आज से हम शुरू करेंगे। तो जो पहला अध्याय है, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, ग्लोरी या गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री या गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। भारत को एक उप महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख आता है, विष्णु पुराण कहता है कि समुद्र के उत्तर और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है, समुद्र के उत्तर में, समुद्र से उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारत है और हम सभी भारतीय उसकी संतति हैं, हम उसकी संतान हैं। हम भारतीय लोग, इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर है। यह संपूर्ण आर्यावर्त, यह संपूर्ण बृहत्तर भारत है, वो भारत की भूमि है जिसका नाम भारतवर्ष है, जिसका नाम इंडिया है, जो इंडस से पड़ा है, जिसका नाम भारत है। और हम सब क्या है, उस भारतीयों की संतति है। हमारा जो भारत है उसका अधिकांश भाग है बच्चों वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, जलवायु क्षेत्र में आता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जिसमें बल्ख, बदख्शा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, आसाम और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला शामिल है। पश्चिम में हिंदुकुश, सफ़ेदको है, तुकेमान और किर्थर पर्वतमाला ने उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत होकर इसे पश्चिमी क्षेत्र से पृथक किया है। यानी भारत है वो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। तो भारत है उत्तर में, भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें बल्ख, बदख्शा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, आसाम, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। पश्चिम में हिंदुकुश, सफ़ेदको, तुकेमान और किर्थर की पर्वत श्रृंखलाएं ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इसे पश्चिम भाग से पृथक किया है। अब हम प्राचीन काल से भारतीय इतिहास की जो जानकारी के स्रोत रही हैं, चाहे वो धार्मिक स्रोत रहे हो चाहे धर्मेतर स्रोत रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान से बेटा, जो जो मैं अंडरलाइन कराऊँ वो आपको अंडरलाइन करना है। तो वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत शामिल है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट विच बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इंटरप्रिटेशन। इस पाठ में जो जो बिंदु कट गए हैं उनको छोड़कर जो बिंदु हैं, जो मेरे पेंसिल से देखो निशान भी लगाए हुए दिख रहे हैं आपको, ये बिंदु और इसके आगे वाले पन्नों पर जो जो बिंदु हैं हमें केवल उन्हीं का अध्ययन करना है, संपूर्ण पाठ का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि प्रथम पाठ से भी कुछ टॉपिक को अलग कर दिया गया है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट विच बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इंटरप्रिटेशन। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे भारतीय इतिहास किसी भी क्षेत्र से संबंधित रहा हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे अर्थव्यवस्था, चाहे समाज, चाहे राजनीति, चाहे धर्म, चाहे दर्शन, सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हों। तो चाहे विज्ञान हो, चाहे अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, दर्शन हो, आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में ही आते हैं। ये सभी क्रियाकलाप इतिहास के अंतर्गत आती हैं।
अतीत में मानव ने जिन क्रियाकलापों से तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ जिन्हें हम प्रमाणित कर सकते हैं, तो अतीत में वो घटनाएं जिन्हें हम प्रमाणित कर सकते हैं, जिनके बारे में तथ्य हो, सूचनाएं हो, जानकारियां हो, उन्हें हम इतिहास में रख सकते हैं, इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उनके कारणों का भी विस्तृत जांच करते हैं। इसके मूल में मानव के आंतरिक मनोगत भूमिका होती है। इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। इतिहासकार का मानव संस्कृति के बारे में मानव के चरण, मानव के विभिन्न चरण, मानव की विभिन्न अवस्था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, मानव का उदय, उद्भव, विकास, उसका अध्ययन करना ही इतिहासकार का उद्देश्य रहा है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी करने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इन साधनों में क्या क्या है? इन साधनों में स्रोत भी हैं, साक्ष्य है और प्रमाण कहा जाता है। इन्हें स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है। इतिहासकार जिनके माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से बीती हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है, उन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। तो इनके आधार पर, इन स्रोतों के आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर वह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहासकार इतिहास को पुनः गढ़ता है। इतिहास उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार करता है जो साक्ष्य और प्रमाण से सिद्ध हों। उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में लेता है जिनके बारे में साक्ष्य हो, जिनके बारे में तथ्य हो, जिनके बारे में सूचना लिखित हो, लिखित सूचना, तथ्य के रूप में सूचना या साक्ष्य के रूप में जिनके बारे में हमें सूचना मिल जाए, उन सूचनाओं के आधार पर इतिहास लेखन होता है। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है ना मूलम लिख्यते किंचित्। बिना मूल के, बिना साक्ष्य के, बिना सूचना के, बिना तथ्य के, बिना जानकारी के हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना सूचना तथ्य के हम लिख दें। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के जो बच्चों स्रोत हैं वह महत्वपूर्ण है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो भारतीय इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? दो स्रोतों से मिलती है, एक साहित्यिक स्रोतों से और दूसरी पुरातात्विक स्रोतों से। तो पहला हमारा क्या है? साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो इतिहास की जानकारी की हमारे पास दो स्रोत होते हैं बच्चों, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। अब हम साहित्यिक स्रोत की ओर, लिटरेरी या लिटरेसी स्रोत के बारे में, लिटरेचर के बारे में या साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के तीन साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा जाता है? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद ये सब आ जाते हैं। बौद्ध साहित्य, क्योंकि बौद्ध धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। और जैन साहित्य, धर्मेतर साहित्य जिसे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहते हैं। इनमें ऐतिहासिक ग्रंथ भी आते हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ भी आते हैं जिन्हें धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कहा जाता है। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ आ जाते हैं, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है हमारी वंशावलियाँ, इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो वंशावलियाँ भी इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण योगदान है, स्रोत के रूप में काम आती है। तो वंशावलियों के माध्यम से भी हम इतिहास के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे, जैसा आपको मैंने बताया, इतिहास की जानकारी के दो मुख्य भाग हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत।
और साहित्यिक स्रोतों में भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य या धार्मिक साहित्य, ठीक है ना, रिलीजियस लिटरेचर, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आ जाता है, बौद्ध साहित्य आ जाता है और जैन साहित्य आ जाता है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य। दूसरा आता है धर्मेतर साहित्य, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहते हैं। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास के ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि कर्ण की राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, विशुद्ध रूप से जो साहित्यिक ग्रंथ है जिन्हें लिखा गया पाली प्राकृत या संस्कृत में लिखा गया था। क्षेत्रीय साहित्य, जो रीजनल लिटरेचर है जिसे लिखा गया। और विदेशी विवरण, जो विदेशी यात्री आए थे, जो चीनी यात्री आए थे, जो यूनानी यात्री आए थे, जो तिब्बत के यात्री आए थे, जिन्होंने भारत में सब कुछ देखा, इसको देखने के बाद जो लिखा उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके वो उसे अपने साथ ले गए। तो विदेशी विवरण या विदेशी यात्रियों के विवरण भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण मदद करता है। और वंशावलियाँ, विभिन्न राजाओं के समय लिखी गई उनकी वंशावलियाँ भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह इतिहास को गढ़ने में, इतिहास को लिखने में, इतिहास की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वंशावलियाँ इतिहास के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम धार्मिक साहित्य के रूप में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको धार्मिक साहित्य में सबसे पहले बताया था ना, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में भी कई प्रकार का साहित्य है, जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ये सभी आ जाती हैं। तो ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीनतम वेद जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से? वेद हैं। वेद 4 माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों के द्वारा हमें आर्य सभ्यता, संस्कृति, उनके प्रसार, आर्यों की भारत में क्षेत्र में उनका निवास, सप्त सिंधु प्रदेश, आर्यों का विस्तार, इनकी समस्त जानकारी, क्योंकि आर्य भारत के ही निवासी थे, सप्त सिंधु के निवासी थे। आर्यों का भारत में किस प्रकार विस्तार हुआ, किस प्रकार फैलाव हुआ। वेद ज्ञान के विस्तृत भंडार है। और दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। वेद 4 हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल है? 10 है साहब। और सूक्त कितने? 1028। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद। हाँ पुरोहित, हाँ बेटा दिव्या, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त। 10 मंडल, 1028 सूक्त। 10 मंडल और 1028 सूक्त। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, जिन्हें हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेद भी 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको आपको अंडरलाइन करना है, मोस्ट लिखना है इसको। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। ऋग्वेद छंदों में लिखा गया है। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम, दुनिया में सबसे प्राचीनतम वेद ही ऋग्वेद है। दुनिया में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ पाया गया है वो ऋग्वेद ही माना गया है। तो ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे विशुद्ध वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में विवरण मिलता है। सामवेद में आर्य द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। और अथर्ववेद की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। तो अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने। तो अथर्ववेद की रचना करने वाले अर्थवा ऋषि थे। इसके विषय भी विविध थे। इनमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण कैसे हो, तंत्र मंत्र आदि का विषय शामिल है।
इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित जो साहित्य लिखा गया वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए थे। इसके उपरांत जो यज्ञों से, कर्मकांडों से संबंधित जो साहित्य लिखा गया था वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया था। तो जैसा आपको बच्चों मैंने बताया था, वेदों की व्याख्या संहिता के रूप में की गई है। वेदों के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मणक या ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मणक, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिता में की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्य द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने की थी? अथर्वा ऋषि। इसी की विषय वस्तु भी विविध है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, औषधि, विज्ञान, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक आदि का वर्णन। इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित ग्रंथ लिखे गए जिन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्य किसे कहा जाता है? अरण्य मतलब जंगल होता है। अरण्य ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी और दार्शनिक विषयों का इसमें विवरण मिलता है। जबकि उपनिषद यानी गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया गूढ़ रहस्य उपनिषद कहलाता है। इसमें उपनिषद में गूढ़ विषय और आचार नियमों की जानकारी हमें मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग की साहित्य की रचना की गई है। तो वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। जिस वेदांग कितने हैं? 6 बच्चों। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं जिनमें ब्राह्मणक, संहिता, आरण्यक, उपनिषद होती हैं। वेदों की व्याख्या संहिता में की गई है। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है। सामवेद में आर्य द्वारा गाए जाने वाले गीतों का वर्णन है। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि। पुरोहित ध्यान से देखना, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? ऋषि मुनियों ने की थी। इसके विषय भी बहुत विविध है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग प्रताड़ना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का विवरण मिलता है। इसके बाद जिन कर्म कांडों का, यज्ञों का, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, जिन यज्ञों का आयोजन होता था, इसके अलावा जो कर्म कांड थे उनसे संबंधित साहित्य लिखा गया था वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्यकों की रचना ऋषि मुनियों द्वारा वनों में की गई थी। इनमें दार्शनिक विषयों का विस्तृत विवेचन मिलता है। जबकि उपनिषद, उप माने पास में, निषद माने बैठकर, गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया गया गूढ़ रहस्य या गूढ़ ज्ञान हमें उपनिषदों में मिलता है। वेदों को ठीक ढंग से, वैदिक साहित्य को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।